हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट करी है और आप उसको देख सकते हैं। और बच्चों, जो आज का हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि फ्रस्टम कहते किसे हैं। तो देखो, एक कोन की शेप को जस्ट मिनट मैं मार्कर ले लेता हूं लाइक दिस। ये एक कोन है ना, ये एक कोन है, ठीक है, लेट्स सपोज। और मैं इसको इसके बेस के पैरेलल कट कर देता हूं। इसको इन्वर्टेड कोन कहते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको नॉर्मल कोन बना के दिखाता हूं। तो दिस इज अ कोन है, ये कोन है। अगर मैं इस कोन को इसके बेस के पैरेलल कट कर देता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां से इसको कट कर रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे बेटा, जब मैंने यहां से इसको कट कर दिया, इतना पोर्शन यानी कि वाला पोर्शन हटा दिया, तो जो बीच का रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो कैसा सा दिख रहा है बेटा? आप ध्यान देंगे जरा, यहां पे मैं साइड में बना के दिखाता हूं आपको। तो वो पोर्शन आपको कुछ इस शेप का दिख रहा है ना, इस शेप का नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यही होता है आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटा कोन से ही बनता है ना। ओके, अच्छा, सेकंड, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी शेप लाइक अ बकेट, आपने देखी होगी घर पे जो बकेट होती है, ठीक है, बकेट की शेप की होती है। या फिर आप जनरली ग्लास को भी देख सकते हैं, ग्लास भी थोड़ा सा मतलब उस शेप का होता है, फ्रस्टम की शेप का, ठीक है ना। तो ये फ्रस्टम होता है। तो बच्चे, हम बात करने वाले हैं इसके कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। तो हमने जो सीखना है आज, वो हमने सीखना है बेटा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, आप ध्यान दीजिए जरा एक बार, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, मैं साइड में बेटा बना देता हूं फिगर आपको, जिससे कि आपको चीजें समझ में आती रहे। देखो, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं बेटा कि अगर आप फील नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चीजें, तो आपको थोड़ा सा चीजों को फील करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना भाई। अगर मैं एक कोन की बात करूं तो कोन की डायमेंशन क्या क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, एक कोन में इस वाली लेंथ को क्या कहते हैं बेटा? स्लैंट हाइट। तो मैं इसको कैपिटल लेटर एल से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। और इसको क्या कहते हैं बेटा? बेस की रेडियस, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं। और ये क्या होती है बेटा? वर्टिकल हाइट होती है ना, इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूं। लेट्स सपोज, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर मैं इस कोन को बेस के पैरेलल कट करता हूं किसी प्लेन से, तो फिर ये क्या बन जाता है बेटा? एक फ्रस्टम बन जाता है। लेट्स सपोज मैंने यहां से कट कर दिया। जब मैंने इसको यहां से कट किया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? कि बेटा मेरे पास एक रेडियस यहां पे भी आ गई है, तो इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और एक मेरे पे स्लैंट हाइट ये वाली भी आ गई, छोटी स्लैंट हाइट, क्योंकि ये भी तो एक कोन ही है बेटा, ध्यान से देखो बेटा। तो इसको मैं स्मॉल एल से, और एक मेरे को हाइट यहां तक की भी मिल गई है, तो मैं इसको स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूं। मेरे को नहीं लगता कि आपको इन चीजों में कोई डाउट होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस कोन को यहां से हटा देता हूं, तो जो नई फिगर आने वाली है वो फ्रस्टम की आने वाली है। उस फ्रस्टम की फिगर को मैं नीचे यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि बेटा देखो, मेरा काम है आपको फील करा के अच्छे से समझाना, है ना। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीजों को ना। तो जो बेटा रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो आपका ये बच गया। अब बात ये आती है कि सर आपने छोटे कोन की डायमेंशन बता दी है, बड़े कोन की भी डायमेंशन बता दी, लेकिन इसकी डायमेंशन का क्या? और ये सच्चाई है भाई, इसकी डायमेंशन का क्या करें? तो अब इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए
हम क्या करेंगे, देखो अच्छा ये वाली डायमेंशन तो आपको पता ही है क्योंकि ये तो यही है भाई, स्मॉल आर है ये भी आपको पता है, ये कैपिटल आर है ना। जो नहीं पता है वो एक ये है वर्टिकल हाइट और एक स्लैंट हाइट, ये दो चीजें नहीं पता। अगर आपको ये दो चीजें मिल जाए इसी के रिस्पेक्ट में तो काम बन सकता है। तो मैं काम करता हूं फिलहाल के लिए, इसको मैं H1 और इसको मैं L1 से डिनोट कर देता हूं, है ना। ओके, देखो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसकी नेमिंग कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। A B C O डैश, ठीक है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट फिगर। अब देखिए यहां पे, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया सबसे पहले भाई, मैंने ये काम किया कि मैंने देखा कि भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर, है ना, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। रीजन भाई, रीजन देखो भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और एक एंगल यानी कि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो एंगल से हम दोनों ट्राइंगल को क्या कहते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ डैश बी, भाई ए ओ डैश बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी के, है ना। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ओके, तो हमने बेटा सिमिलर ट्राइंगल में क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल होती है, यही पढ़ा था हमने। तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसका बेस अपॉन में इसका बेस हम लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, और सिमिलरली स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, है ना। आप ध्यान दीजिए भाई, स्मॉल एच किसकी हाइट है, इसकी, और कैपिटल एच इसकी हाइट है ना। और सिमिलरली स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा देखिए इतना तो आपको क्लियर होगा, और मैं इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं क्योंकि इसका फर्दर हमें यूज करना है। अब देखिए बात ये कर रहे हैं हम यहां पे, क्या सीख रहे हैं बेटा, इसके फॉर्मूले की, किस चीज के फॉर्मूले बेटा, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। तो हम इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करना सीख रहे हैं बेसिकली ना। तो अगर मेरे को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो बेटा मैं कैसे निकालूं, कर्व सरफेस एरिया समझते हैं ना बेटा, ये वाला एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया है ना। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि बड़े कोण में से छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पे फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फर्स्ट टर्म इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, भाई कौन सा, ऑफ बिगर कॉन लिख देते हैं ना, ऑफ बिगर कॉन, है ना, और माइनस कर देंगे इसमें से कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, ठीक है। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए चीजों को समझेंगे बहुत ध्यान से ना। ओके, अब अगर मैं बात करूं कोन के कर्व सरफेस एरिया की, तो बेटा फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और देखो मैंने आर और एल को कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि बड़े वाले कोन की जो रेडियस और स्लैंट हाइट है वो कैपिटल लेटर में, माइनस भाई छोटे वाले कोन की पाई स्मॉल आर और स्मॉल एल, यही है ना। अब बात को समझो, देखो यहां पे मेरे को अगर इस चीज का निकालना है, मुझे किस चीज का निकालना है बेटा, कर्व सरफेस एरिया इस चीज का, बात को समझना। तो अगर मेरे को इस चीज का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इस चीज में ये जो कैपिटल एल और स्मॉल एल देख रहे हैं इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। अंडरस्टूड है इतनी बात। तो इसका कोई रोल ना होने के कारण हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना, दोनों को। तो कोशिश ये करेंगे कि कैसे भी करके हम इस चीज का यूज करके इसको खत्म कर सके, एलिमिनेट कर सके, हैं। चलिए, और मैंने एक बात और ऑब्जर्व करी, भाई इस फॉर्मूले में मेरे को कहीं पे एच का भी कोई रोल नहीं, हाइट का कोई रोल ही नहीं होता। तो एक काम भी कर सकता हूं मैं, 2 मिनट के लिए इसको भूल के इन दोनों को साथ में कंपेयर कर सकता हूं, है ना। तो अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा साथ में, तो मैं कैसे काम करूंगा। अब देखो बात वही है ना कि मैंने क्या बोला आपको कि इस इक्वेशन का यूज करना है और मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा।
तो मैं यहां से इक्वेशन नंबर 1 का यूज करने जा रहा हूं, इसको फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने r अपॉन में r इक्वल टू l अपॉन में l लिया है। h का कोई रोल ही नहीं था तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया, लिया नहीं मतलब, है ना, जरूरत नहीं है मेरे को भी। अब मैं यहां से क्या करूंगा कि बेटा मैं कोशिश ये करूंगा कि इनका कैसे भी करके एक रिलेशन बना सकूं, भाई मेरा काम यही है। और अब मैंने एक बात देखी कि भाई मेरे को स्मॉल एल की जरूरत थी, यानी कि इतने वाले एल की जरूरत थी, तो इतना एल यानी कि कहने का मतलब है बीसी की जरूरत है ना, चेक कर लो। तो मैं बीसी कैसे निकालूंगा बेटा, यार जाहिर सी बात है, अगर मैं कैपिटल एल में से स्मॉल एल को माइनस कर दूं तो मैं बीसी निकाल सकता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मेरे को इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो ध्यान देना भाई, आर अपॉन में आर तो एज इट इज रहा, यहां पे इन एल और इस एल को मेरे को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इस बड़े वाले जो स्मॉल वाला एल है इसी को चेंज कर दिया। भाई मैंने क्या किया कि बड़े एल में से, देखो ना, अगर मैं बड़े एल में से क्या माइनस कर दूं बेटा, मैं बीसी माइनस कर दूं तो छोटा एल बच जाएगा। भाई मैं छोटे एल की जगह ये लिख सकता हूं ना, बड़े एल में से अगर मैं बीसी को माइनस कर दूं, और बीसी है क्या बेटा, स्मॉल एल 1 है। भाई बीसी क्या है, स्मॉल एल 1 है, तो अपॉन में कैपिटल एल एज इट इज। भाई देखो ना, इस एल की जगह ध्यान देंगे, देखो इस एल को मैं क्या लिख सकता हूं, भाई ये वाला तो है एल, भाई मैं दिस माइनस बीसी लिख सकता, और यही काम मैंने यहां पे किया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो आर अपॉन में आर एज इट इज, एल अपॉन में एल सेपरेट कर रहा हूं मैं इनको, L1 अपॉन में एल, ये कैंसिल होके 1 आ गया, 1 इसको इधर ले आता हूं तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो L1 अपॉन में एल, और यहां पे 1 और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आर अपॉन में कैपिटल आर। ओके, तो फाइनली यहां पे क्या बचा, L1 अपॉन में L इक्वल टू, भाई एलसीएम लेंगे तो R माइनस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, ये बच जाएगा। ओके, तो इतना भी आ चुका है, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, इस कैपिटल L की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं कैपिटल L की वैल्यू को कैसे भी करके फाइंड आउट कर लूं तो हो सकता है कि मेरा काम कुछ हद तक आसान हो जाए। तो इसके लिए मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, चेक कर लो। तो जब ये कैपिटल L की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, L इंटू आर माइनस आर, भाई देखो ना, इसको इससे इंटू कर दिया, और यहाँ पे दिस इंटू दिस, तो L1 इंटू आर। तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, L1 आर अपॉन में आर माइनस आर। भाई मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए आगे, हाँ, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लेने वाला हूं, और जहां से मेरा आंसर आने वाला है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 बेटा क्या थी, पाई आर एल माइनस पाई आर एल। ओके, तो अभी सबसे पहले मैंने इस एल की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, ध्यान देंगे बेटा, है ना। तो देखो, अच्छा एक काम ना करें, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर ले लें, पाई को 2 मिनट के लिए बाहर ले लेते हैं, यार ऐसी रहा, और इस एल की वैल्यू ये रही, है ना, चेक कर लें। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी थी बेटा, L1 इंटू आर, और इसके अपॉन में आर माइनस आर, चेक कर लो भाई, यही तो थी, आर माइनस आर। ओके, अच्छा अब यहां पे क्या रहेगा, स्मॉल आर माइनस माइनस में स्मॉल आर इंटू एल, है ना। तो स्मॉल आर भी ऐसे रहने देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की। लेकिन ये जो कैपिटल एल आप देख रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा जरूर चेंज करेंगे, है ना। तो इसको देखेंगे ध्यान से बेटा, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को, मैंने बताया ना आपको कि मेरे को एल से तो मतलब ही नहीं है, मेरे को तो इसकी डायमेंशन चाहिए, तो इस एल को खत्म करना पड़ेगा। अब फिर से इस एल के लिए मैं वही काम करूं जो मैंने यहां पे किया था, भाई यहां पे किया था ना मैंने एक काम, है ना, तो मैं कर सकता हूं। ओके, तो इस स्मॉल एल के लिए मैंने वही काम किया कि स्मॉल एल निकालने के लिए मैंने कैपिटल एल में से बीसी को माइनस कर दिया, है ना। तो ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, इस एल की जगह मैंने क्या किया कि कैपिटल एल माइनस बीसी, यानी कि बीसी क्या है बेटा, स्मॉल एल 1 है, चेक कर लो। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अब हम बिल्कुल अपने फॉर्मूले के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, बस अब थोड़े से पेशेंस बना के रखिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं, एक ये पाई तो एज इट इज रहने वाला है, इन दोनों को इंटू कर सकते हैं, तो L1
इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आर, फिलहाल ये है ना, माइनस ये आर। और देखो यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं बेटा, ये कैपिटल एल देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो कैपिटल एल भी नहीं चाहिए, मेरे को तो L1 चाहिए ना। तो मैं कैपिटल एल की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। क्या है बेटा, L1 आर अपॉन आर माइनस आर, ठीक है, और माइनस में ये L1 भी रहा। भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस L की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट की है। ओके, तो बच्चों पाई विद इन ब्रैकेट, अब समय आ गया है कि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं और फिर साथ में एलसीएम लूं, है ना। चलिए, तो L1 आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आर, और माइनस जब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया तब मेरे को क्या मिला उस चीज को देखते हैं। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, L1 आर इंटू आर, और इसके अपॉन में आर माइनस आर, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा L1 आर। चेक करो, मेरे हिसाब से यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यार L1 तीनों में कॉमन है, तो मैं L1 को क्यों ना बाहर ले लूं। तो ये पाई, और देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे रह गया आर स्क्वायर, यहां पे आर माइनस आर, और ये माइनस का आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, सॉरी आर इंटू आर का ऊपर है ना, और यहां पे प्लस का आर, तो ये L1 बाहर कॉमन आ गया। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे और आंसर निकालेंगे अपना, तो पाई इंटू, देखो एलसीएम में क्या आने वाला है बेटा, आर माइनस आर ही आएगा, चेक कर लो, है ना। तो यहां पे कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस यहाँ पे आर इंटू आर आ गया, और यहां पे प्लस का, भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इंटू आर, भाई आर इंटू आर, और माइनस का आर स्क्वायर, यही तो आएगा, चेक कर लो। ओके, तो अब मैंने देखा कि स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये तो हो गया कैंसिल, है ना, और ये L1 एज इट इज। अब चेक करेंगे बेटा, पाई बचा क्या है, बचा क्या है, एक तो आपके पास आर स्क्वायर बचा है और एक ये वाला आर स्क्वायर बचा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दे बेटा, ए प्लस बी ऐसे करके, और ए माइनस बी, और इसके अपॉन में क्या बचा है, इसके अपॉन में आर माइनस आर बचा है, और इनटू में L1 बचा है, तो आर माइनस आर से ये वाला आर माइनस आर कैंसिल हो गया। तो अब जो भी बचा है मैं उसको साइड में लिखूंगा, साइड में, चलो कोशिश करता हूं यहीं पे मर्ज करके लिख देता हूं, ठीक है। ओके, देखो बचा क्या है, एक ये पाई बचा है, विद इन ब्रैकेट आर प्लस आर बचा है, और साथ में ये L1 बचा है। ओके, तो बेटा यही तो फॉर्मूला होता है फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो आई एम श्योर, देखो थोड़ी सी मेहनत जरूर लगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि काफी अच्छा मतलब ये डेरिवेशन थी, और इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, आई थिंक सो के ऑप्शनल एक्सरसाइज जो आपकी 13.5 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे इसकी डेरिवेशन ही मांगे, तो एक तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आप एक बार चेक जरूर करना क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन 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 अभी मैं इसको पूरे को रफ करूंगा और इस फॉर्मूले को फाइनली ऊपर लिखूंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको ये डेरिवेशन बताई है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। अब मैं इसको फेयर में लिखने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको अगर L1 से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब याद करने में, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसको L1 इसलिए माना था क्योंकि मेरे को एक कैपिटल L और एक स्मॉल l मानना पड़ा था, है ना। बट आपके पास तो ये चीजें नहीं होंगी ना, आपको तो सीधा क्वेश्चन करना है, तो सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है, तो आप इसको L1 ना मान के सिंपल L मानिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं भाई, आप अब ये मान सकते हैं कि ये L1 ना हो कि ये L ही है, क्योंकि यही तो यहां पे है, तो यहां पे बस L ही लगा देंगे आप, है ना। तो ये सिंपल फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, पाई आर आर प्लस एल, है ना। तो मैं यहां पे इसको फेयर करने जा रहा हूं बेटा, क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इक्वल टू पाई आर आर प्लस, है ना, पाई आर प्लस आर इंटू एल, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, है ना। तो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। अब देखो टोटल सरफेस एरिया बहुत इजी हो जाता है, बस उसमें आपने टॉप और बॉटम को प्लस ही तो करना है भाई, इतना अंडरस्टूड है ना। आपने उसमें टॉप और बॉटम को प्लस करना है। अब टॉप पे क्या है बेटा, एक सर्कल है, बॉटम पे क्या है, वो भी एक सर्कल है, तो दो सर्कल प्लस करना है, बट दोनों की रेडियस अलग अलग है ना। तो देखेंगे साइड में, देखेंगे पहले ना, साइड में देखेंगे। तो यार एक बात आओ भाई, आपने कर्व सरफेस एरिया क्या निकाला, पाई आर प्लस आर इंटू एल। इसमें मैंने ऊपर का सर्कल प्लस किया, तो जो कि पाई आर स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि स्मॉल आर है। नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, भाई यहाँ पे कैपिटल आर है तो इसकी ये होगा। तो मेरे बच्चों फाइनल आंसर तो यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पाई को कॉमन ले सकता हूं भाई। अंडरस्टूड है यार इतनी बात तो अगर मैं पाई को कॉमन ले लूं तो क्या आने वाला है, देखेंगे भाई, आर प्लस आर तो यहां से आएगा, है ना, और इनटू में इसके एल भी है, ठीक है, और प्लस में यहां से आर स्क्वायर आएगा और प्लस में आर स्क्वायर आएगा। तो कुछ ऐसे से आएगा। और अगर आप इसको फर्दर ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहो तो आपकी मर्जी है। आप जैसे मतलब आपको ठीक लगे आप वैसे इसको याद कर सकते हो। देखो बात यह है कि आपको कैसे याद करना है फॉर्मूला, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से किस वे में इसको याद कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो सोच रहा हूं कि आपको एज इट इज ही याद करना चाहिए, तो आपको मैं इसको एज इट इज ही लिख के दिखा देता हूं ऊपर। तो पाई, और मैं तो कह रहा हूं यही याद करो ना यार, आप क्यों लफड़े में पड़ रहे हो, आर प्लस आर इंटू एल, प्लस में ऊपर वाला सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, प्लस में नीचे वाला सर्कल यानी कि पाई बड़ी आर स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है ना। तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, और आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप भी यहां तक नोट कीजिए, फिर इसका वॉल्यूम देखते हैं। देखो बेटा एक्चुअली मैंने रफ नहीं किया क्योंकि मेरे को फिर से इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, दैट्स व्हाई। अब जैसे हमने इसका कर्व सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया था, वैसे ही हमने उसी प्रकार इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है ना। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, और मैं बाकी फिर उसके बाद इसको रफ करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उसको आपने कॉपी करना है ना, मैं इसकी डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो वॉल्यूम अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो फिर से मेरे सामने जो चीजें हैं वो वही है यार। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये छोटा वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अंडरस्टूड है, वो मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। और उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि बेटा आर अपॉन में आर इक्वल होता है एच अपॉन में एच इक्वल एल अपॉन में एल, ये सीखा था बेटा। तो इस रिलेशन का फिर से हमें यूज करना पड़ेगा, आप इसको ध्यान रखें। मैं क्योंकि स्पेस कम है तो बेटा इसलिए मैं यहाँ पे फेयर में नहीं लिख रहा हूँ, फेयर में मेरे को स्पेस चाहिए होगा थोड़ा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करें वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की, फ्रस्टम के। तो वो मैं फेयर में बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली चलो मैं फेयर वाला भी बना देता हूं, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। तो क्या होगा वो तो मैं निकालने के बाद बताऊंगा, है ना, बट मैं नीचे जरूर लिख रहा हूं उसकी डेरिवेशन करने के साथ में। भाई मैं क्या करूं, बड़े वाले कोन में से, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करूंगा। तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई यही तो होता है। छोटे वाले कोन का वॉल्यूम भी 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। भाई चेक कर लो, यही तो होता है। ओके, तो अब इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि 1/3 और पाई कॉमन ले सकता था मैं, तो अंदर क्या रह गया बेटा, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर अब मैं इसके बाद आगे की बात करूं तो देखो मैंने फिर से वही वाली बात पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं वॉल्यूम कहीं ना कहीं इस वाले चीज का निकाल रहा हूं। तो मेरे पे इसकी डायमेंशन ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसी डायमेंशन में झूलना है मेरे को। अब मेरे पास इसमें कहीं पे भी एल का जिक्र नहीं है, तो इसलिए एल से तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पिछली बार एच से मतलब नहीं था, इस बार एल से मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पे जो कैपिटल एच है वो इसमें होती नहीं है, तो मेरे को इसको खत्म करनी पड़ेगी। स्मॉल एच वो भी नहीं होती, वो भी मेरे को इसको मैं खत्म करनी पड़ेगी। तो खत्म कैसे करूं बेटा, इसका रिलेशन का यूज करके। तो यहां से मैंने क्या किया, कि बेटा कैसे भी करके इन दोनों एच को कैसे भी करके खत्म करना था। तो इसको खत्म करने के चक्कर में यहां पे थोड़ी सी तोड़ताड़ करेगी, जैसे कि आर अपॉन में आर एज इट इज। ये जो स्मॉल एच आप देख रहे हैं, स्मॉल एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कैपिटल एच माइनस ये वाला यानी कि H1, है ना। तो स्मॉल एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एच माइनस H1 लिख सकता हूं, और अपॉन में कैपिटल एच ऐसी रहा। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं इसको, तो h के अपॉन में h सेपरेट कर सकता हूं और h1 के अपॉन में कैपिटल H, ये कट के 1 हो गया। अब फिर से ये चीज इधर आई तो पॉजिटिव होगी भाई, h1 अपॉन में h इक्वल टू 1 और ये माइनस का r अपॉन में कैपिटल R। ओके, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया है ना, तो h1 अपॉन में h इक्वल टू r माइनस r अपॉन में r, यही आएगा। अब मेरे को इस h की वैल्यू निकालनी है बेटा, सिंपल सी बात है, इस h की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो h अपॉन में h1 और इस तरफ भी r अपॉन में r माइनस r हो जाएगा। तो इस h की वैल्यू क्या आएगी, ये इसके इंटू में चला जाएगा, दैट्स इट। तो देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो कैपिटल H की वैल्यू आपकी ये पास आ गई r इंटू में h1 अपॉन में r माइनस r। चेक कर लो, मेरे को नहीं लगता कि आपको यहां तक में कोई डाउट होगा, है ना। चलिए देखो भाई 1/3 पाई, ये तो बहुत ईमानदार बच्चे हैं, इनको नहीं छेड़ना है। तो विद इन ब्रैकेट हम काम करेंगे जो भी करेंगे। ये r स्क्वायर से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई r स्क्वायर तो इसकी डायमेंशन है, मतलब हमें और सिर्फ h से था। तो इस h की वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट करी, क्या आ रही है बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे, इस h की वैल्यू आ गई r इंटू h1 अपॉन r माइनस r। चेक कर लो भाई, ये देखो ना, ये h की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस r स्क्वायर ऐसी रहा, लेकिन ये वाला h भी तो नहीं चाहिए मेरे को भाई, ये भी तो h नहीं चाहिए। तो इस h की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल H माइनस h1, ये वाला, ये लिखो ना, तो इसकी जगह फिर से मैंने लिख दिया कैपिटल H माइनस h1। ओके, मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आपको, बट फिर भी अगर हो तो जरूर बताना भाई। तो 1/3 पाई ऐसी रहा। अब देखिए फिर से वही समय आ गया कि मैं इसको थोड़ा सा अंदर सॉल्व करूं, तो r स्क्वायर इंटू r तो हो गया r क्यूब, h1 अपॉन में r माइनस r, और ये ब्रैकेट जब मैंने ओपन किया तो h इंटू r स्क्वायर। अब समस्या पता है क्या आई कि बेटा मेरे को तो ये वाला h चाहिए ही नहीं ना, तो इस h की मैं वैल्यू फिर से यहां से डालूंगा, है ना। तो अभी मैं इस ब्रैकेट को ओपन ना करके ऐसे रहने दिया और अंदर इसकी वैल्यू डाली, इस h की, तो इस h की वैल्यू थी r h1 अपॉन r माइनस r। चेक कर लो, और माइनस में ये h1 ऐसे ही रहा। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, है। तो ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, देखो 1/3 पाई विद इन ब्रैकेट r क्यूब h1 अपॉन r माइनस r, माइनस जब मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया r इंटू r स्क्वायर इंटू h1 अपॉन में r माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, लेकिन यहां पे क्या आएगा, r स्क्वायर h1 आएगा। चेक कर लो। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, पिछली बार की तरह एलसीएम ले सकता हूं, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैंने एक चीज नोटिस की कि बेटा h1 तीनों में था, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया बाहर। तो 1/3 पाई तो ऐसी रहा, और यहां पे क्या बचा, जब h1 बाहर गया तो r क्यूब अपॉन r माइनस r, माइनस का यहां पे क्या बचा, r इंटू r स्क्वायर, और अपॉन में r माइनस r, और यहां पे क्या बचा बेटा, r स्क्वायर खाली, और ये h1 इंटू में यहां पे आ गया कॉमन, है ना। ओके, अब मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो 1/3 पाई विद इन ब्रैकेट, एलसीएम में क्या आएगा, r माइनस r आने वाला, चेक कर लो। तो यहां पे क्या आ गया, r क्यूब आ गया, यहां पे क्या आ गया, r इंटू r स्क्वायर आ गया, और यहां पे क्या आ गया बेटा, ये से इंटू हो जाएगा। चेक कर लो बेटा, है ना। तो r इंटू r स्क्वायर भाई, r इंटू r स्क्वायर, और ये r क्यूब हो गया, है ना, माइनस का r क्यूब, और इंटू में h1 बाहर एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहां तक भी आप लोगों को, और अब तो बस आंसर की तरफ हम पहुंच ही चुके हैं, ये एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि r स्क्वायर, ये तो गया कट। अब यहाँ पे क्या रह गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब ही तो बच रहा है, r का क्यूब माइनस r का क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई मैंने इसकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर दी, और अपॉन में क्या था, r माइनस r था, और विद इन ब्रैकेट मतलब इनटू में क्या था, h1 था, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब जो भी बचा है वही आपका आंसर है, 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r इंटू r प्लस r स्क्वायर इंटू h1। और फिर से मैं वही कहूंगा, h1 को आप h ही लिखो, क्योंकि h1 तो मेरे को मजबूरन मानना पड़ा था, इसको हम h ही मानेंगे, है ना।
तो फाइनली ये डेरिवेशन थी आपके फॉर्मूले की, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैं यहाँ पे H1 नहीं लिखूंगा, मैं जब फेयर करूंगा तो उसमें H ही लिखूंगा, स्मॉल h, है ना। तो मैं इसको फेयर करने जा रहा हूं। तो बेटा हमने क्या देखा, 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r इंटू आर प्लस r स्क्वायर इंटू H1 की जगह h। और उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। और एक बात और बता दूं, ये जो मैंने डेरिवेशन आपको कराई है, ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज दैट इज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे इसी की डेरिवेशन मांगी थी, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी इस डेरिवेशन के साथ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों आगे, है ना। तो बच्चों मैंने देखा कि बेटा आगे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स और हैं, और अगर मैं तीनों एग्जाम्पल आपको आज ही के लेक्चर में कराता हूं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बेटा आधे घंटे से ऊपर की ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी जो हमारे बचे हुए 3 एग्जाम्पल्स हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे आपके लिए। बट बिफोर दैट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसकी डेरिवेशन को जब तक अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आई होगी। तो कोशिश करना बेटा एक बार, क्योंकि तीनों एग्जांपल्स बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो उसको सेल्फ एक बार ट्राई कर जरूर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली करा ही दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।